मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2026 के लिए जितने भी सारे लोग लगे हैं उन्हीं को सभी को बहुत बहुत आगे और शुभकामनाएं। अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है और यदि हम अपनी बातों को सही तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो नो डाउट एक दिन रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में हर्षिता दवे मेरे साथ हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिला वर्ग में प्रथम स्थान और ओवरऑल 5वीं रैंकिंग के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हर्षिता जी को बहुत बहुत उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। हर्षिता, ये जब आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का जो शेड्यूल है या इसमें आपने चाहा कि मुझे एक सेवा के क्षेत्र में जाना है, ये आपने कब से चुना? जी सर, जब मैं 11th क्लास में थी तब मेरी एक मैम थी स्कूल में। उन्होंने मुझे कहा था कि हर्षिता, तुम पढ़ने में अच्छी हो, अच्छा बोल लेती हो, लिख लेती हो, तुम्हारे अंदर मुझे वो गुण नजर आते हैं जो एक प्रशासक में होने चाहिए। नेतृत्व कौशल है, संवाद कौशल है, तुम संवेदनशील हो, ईमानदार हो, तो तुम्हें एक बार सही लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा का। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो वो तभी से था, लेकिन जिसे हम तैयारी कहते हैं, औपचारिक रूप से तैयारी की शुरुआत मैंने तब की जब मैं सेकेंड ईयर में थी और मात्र 1 वर्ष शेष था मेरे पहले अटेम्प्ट में। 2023 का मेरा पहला अटेम्प्ट था, तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिला और तभी से मेरी तैयारी प्रारंभ हुई। मैंने आपका बायोडाटा भी जो है देखा है, आपने जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो वहाँ पर भेजा, तो उसमें मैंने ये देखा कि आपकी स्कूली गतिविधियाँ, आपकी कॉलेज लेवल की गतिविधियाँ, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, उन सारी ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर पार्टिसिपेट किया जी। और मुझे लगता है कि इसी बात का परिणाम था कि जब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 24 में जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपने जितने भी विद्यार्थी ने इंटरव्यू दिया उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। तो ये जो कॉलेज लेवल पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कि जो हम पढ़ने के अलावा जो बाकी गतिविधियां होती है, इसमें पार्टिसिपेट करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल सर, मुझे इसका बहुत लाभ मिला। अक्सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लोग डिस्ट्रैक्शन के तौर पर देखते हैं कि हमारे लिए बाधा है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा, जिसे हम यूएसपी कहते हैं, सबसे ज्यादा मुझे किसी चीज का लाभ मिला तो वो है मेरी वक्तृत्व कला। और आप देख सकते हैं कि जब भी हम डेफ भरते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व उसमें झलके। एक डेफ, मैं कहती हूँ, आपकी जन्म कुंडली है। अगर उसमें आप अपना पूरा व्यक्तित्व, आप कितने एक्टिव रहे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आप में कौन कौन से कौशल हैं, आप में कौन अनुभव है कार्य का, तो वो दिखाता है। तो वो मेरे लिए वाकई बहुत लाभदायक रहा। प्रेरणा कहूंगी तो बहुत छोटी सी थी, 2.5-3 साल की थी। मम्मी बताती हैं कि एक कविता की कार्यशाला में हम लोग गए थे और किसी ने पूछा था कि कोई है बच्चा जो यहाँ पर कविता सुनाना चाहेगा, तो छोटी सी थी, अचानक से बिना किसी को बताए हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं सुनाऊंगी। तो कुछ कहते हैं कि कुछ प्रतिभा हमारे अंदर जन्मजात होती है, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपके अंदर अंतर बैठी हो वो तो मायने रखती ही है, लेकिन उसे निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं लगातार कभी भी मंच पर बोलने का मौका नहीं छोड़ती थी। कोई डिबेट हो, कोई भाषण हो, मैं हमेशा उसमें एक्टिव रहती थी और उसी का परिणाम था कि मेरा डेफ में इतनी डाइवर्सिटी थी, इतने मेरे पास उपलब्धियां थी कि मैं उसे लिख सकूं। बिल्कुल। तो हर्षिता से ये एक बात समझ में आती है कि हमें सिविल सर्वेंट बनने के लिए, चाहे हम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहें या डीएसपी बनना चाहें या और भी कोई मध्य प्रदेश लोक सेवा की पोस्ट लेना चाहें, प्रीलिम्स का जितना योगदान है उतना ही मेंस का भी योगदान है और उतना ही इंटरव्यू का भी योगदान है। जैसे ही मैंने इसका जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म देखा तो मैंने उसी दिन, इन्होंने मुझे चेक करने के लिए भेजा था कि सर एक बार आप चेक कर लीजिए क्या इसकी स्थिति है, तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि आप जो है 150 प्लस या 155 प्लस मार्क्स जो है वो लाएंगे, क्योंकि उस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो लगता था कि हाँ, ये नेचुरलिटी के साथ इनके अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और बेसिकली वो एकदम से नहीं आए, ये इनकी कला थी कि जो इन्होंने स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक में सारी चीजों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे बेसिकली जब इनका व्यक्तिगत विवरण फॉर्म देखा तो उसमें आप सोच भी नहीं सकते, उसमें वहां पर एक शब्द लिखा हुआ था कि जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो विद्यार्थियों की समस्याएं होती है उनकी समस्याओं के समाधान की कमेटी में एक मेंबर के रूप में काम किया। तो इट मींस सिविल सेवा के लिए जो गुण चाहिए वो गुण उनमें वहीं से कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दिए।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब आपने 2023 का जब मेंस दिया, जिसका रिजल्ट जो है वो किसी कारणवश अभी अवेटेड है, लेकिन 24 का डिक्लेयर हो गया है, तो उसमें 24 में जब हमने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स पास कर लिया, उसके बाद हम मेंस में जब गए, तो क्या कारण रहा होगा कि वो मेंस जो है अपना क्लियर नहीं हुआ? जी सर, कुछ गलतियां थी, स्वाभाविक तौर से यही कारण था कि मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। पहली गलती मैंने ये की थी कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, और मैं जो मेंस क्वालिफाई करने का एक मंत्र मानती हूँ, सक्सेस मंत्र, वो है शॉर्ट नोट्स। उसके बिना बहुत मुश्किल होता है कि आप रिविजन कर सके, क्योंकि आपको पहले समझ नहीं आती उसकी अहमियत, लेकिन वो जो 6 दिन होते हैं, जब आपके पास मात्र कुछ घंटे होते हैं और आपको एक महासागर कवर करना होता है, तो उसमें उसकी अहमियत हमें तब समझ आती है। तो पहली कमी ये थी कि शॉर्ट नोट्स नहीं थे, उस पर काम किया, 2024 में सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाए। दूसरी कमी ये थी कि आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी, समय कम था, इसीलिए पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया, लिखने पर नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्पीड का कुछ इशू था, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाई थी, प्रेजेंटेशन कितनी मायने रखती है वो नहीं सीख पाई थी, किस तरह से हमें कुछ अलग अपना इनपुट देना है आंसर में, प्रेजेंटेशन के साथ साथ कंटेंट, शब्द चयन, सभी चीजों पर कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई थी। उन सभी गलतियों को सुधारा, दुगनी तैयारी के साथ मैदान में उतरी और 2024 में परिणाम सकारात्मक रहा। यदि आप लोग चाहें कि असफलताओं से कैसे सीखा जाए, या एक असफलताओं को अंतर्दृष्टि के रूप में कैसे लिया जाए, और जो हमने वहां पर गलतियां की उसको नेक्स्ट इसमें एनालिसिस करके वापस कैसे दूर किया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण है डिप्टी कलेक्टर हर्षिता दवे। क्योंकि इन्होंने 2023 के एग्जाम में जिस प्रकार से इनको असफलता मिली, लेकिन 24 में उतने ही दोगुना उत्साह के साथ जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने एक बात और बहुत बढ़िया बताई कि कभी कभी जब हम सिलेबस चेंज होता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। हर्षिता ने ये कहा कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, 2022 से जब तैयारी स्टार्ट की थी उसकी, तो वहां से जब तैयारी शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैंने समय समय पर प्रीलिम्स और मेंस के टोटल 4 सिलेबस जो है वो परिवर्तन वाले पढ़ लिए। अब ऐसे समय कैसे डेयरिंग रखा जाए, कैसे साहस रखा जाए, कैसे धैर्य रखा जाए, या उस पर काम कैसे किया, इस पर मैं हर्षिता को ये कहूंगा कि सिलेबस चेंज होने के बावजूद भी हम यहाँ पर कैसे दबंगता के साथ खड़े रहे और हमने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया, उसमें आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सर, जैसा मैंने बताया कि जो सिलेबस चेंज होने का जो समय होता है उसके मजेदार में मैं थी, क्योंकि पहला अटेम्प्ट मेरा 23 का था, सिलेबस पुराना था, पहली बार प्रीलिम्स पढ़ा और नया सिलेबस पढ़ा, पहली बार मेंस पढ़ा, नया सिलेबस था। अचानक जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन सिलेबस भी चेंज हो गया था। तो मैंने उस कहीं ना कहीं एक डर तो रहता ही है कि नया सिलेबस है, अभी 2 सिलेबस ऑलरेडी इतनी मेहनत से कवर किए हैं, फिर से नए सिरे से शुरुआत करना। लेकिन मेरा हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं इन सब भटकाव पर ध्यान नहीं दूं। सिलेबस चेंज हो रहा है, होने दो, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, चलने दो, पोस्ट कम है, रहने दो, 87-13 का चल रहा है, चलने दो, मुझे केवल अपने ऊपर काम करना है, मेरी जो गलतियां हैं मुझे उसे सुधारना है। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो हमें नहीं पता होता कि सिलेबस चेंज होना भी क्या पता आपको लाभ दे जाए, उस सिलेबस में कुछ ऐसे पोर्शन हो जो आपके लिए लाभदायक हो। ईशिप जुड़ा, उसमें बहुत ही अच्छा विषय है, कई सारे कुछ आयुष पद्धति जोड़ी गई, आयुर्वेद जोड़ा गया, तो मैंने उन चीजों पर काम किया। क्योंकि जो पुराना सिलेबस था सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुके थे, तो जो पुरानी चीजें हैं वो तो मैंने कवर की ही, लेकिन जो नया सिलेबस था, जब सभी लोग पुराने सिलेबस में उलझे होते हैं तब आपके पास वो समय होता है स्वर्णिम जब आप उन नई चीजों पर काम करें। तो मैंने ईशिप बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने जो नई चीजें जोड़ी गई थी, हेल्थ में जो नई चीजें थी, आयुर्वेद थी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उसी का परिणाम था कि मेरा जो रिजल्ट है वो सकारात्मक रहा। इनकी बातों से एक ही बात समझ में आती है कि कई बार हम जो अपने आप को कई डिवाइड में, जैसे अपना जो CPU है इसको कई डिवाइड में हम बांट देते हैं। इनका एक ही था, हमें सामने केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा और उसकी टॉप मोस्ट की जो एक पोस्ट दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने मुद्दे चल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा 87-13 का चल रहा है, ठीक है, अगर 1000 बार चर्चा भी कर लेते तो भी इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते थे उसमें। सिलेबस चेंज हुआ, वो सबके लिए हुआ है, तो फिर हम क्यों न जो है उसमें वहां पर आगे बढ़े। तो इसलिए जैसे हमारे सामने वहां पर सिस्टम आता है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। और जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब आप सर्विसेज ज्वाइन करते हो तब भी आपको समझ में आता है कि आप प्रोग्रामेड प्रकार के काम वहां पर आपको करने को नहीं मिलते। इसलिए हर स्थिति के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए और वापस उतनी ही दुगनी ताकत से हमको उसमें पर लगना चाहिए। अब मैं यहाँ पर हर्षिता से एक बात और इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे प्रीलिम्स में हमारे पास 10 यूनिट होती है,
1 से लेकर के 10 तक यूनिट, जैसे पहली अगर यूनिट हम भारत का इतिहास, दूसरे में मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, तीसरी भारत का भूगोल, चौथी मध्य प्रदेश का जो है भूगोल है, 5वीं वाली यूनिट की बात करें तो मध्य प्रदेश और भारत की जो राज व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, छठी में हमारी अर्थव्यवस्था है, 7th में विज्ञान पर्यावरण, 8th में हमारे पास यहाँ पर ICT है, 9th में जो है वो करंट हैं, और ऐसे ही हमारे पास अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित हैं। तो आज जब मैं इनके दोस्तों के साथ बात कर रहा था, क्योंकि कक्षा में तो लगातार हमारे साथ में रही, दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो बोले सर उनका जो एक लॉजिक है कि जब वो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाती थी तो उस समय जो आता है वो बात ठीक है, लेकिन बाकी सारे लोग जो है वो जो कहते हैं ना कि तुक्का लगाओ, तो बोले तुक्का जो है आंख बंद करके लगाओ। और उन्होंने ये कहा कि इनका जो जजमेंट रहता था वो इंटेलिजेंस गेस लगाती थी, और इंटेलिजेंस गेस में यहाँ पर भाषा का रोल बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता था। तो ये उन 5 प्रश्नों को सही करके आ जाती थी जो आमतौर पर इनका कॉम्पिटिटर कहीं न कहीं गलत करने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो इनका प्रीलिम्स का एग्जाम होता था उसमें इंटेलिजेंस गेस की वजह से अच्छा स्कोर करने में भी ये कामयाब रहती थी। क्या आप विद्यार्थियों को ऐसा बताना चाहेंगे कि और कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए, किस बात पर फोकस किया जाए जिससे प्रीलिम्स में, जैसे मान लो आप पढ़ते हो और पढ़ने के साथ में उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो क्या पढ़ना ही केवल इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर हम ये कहें कि पर यूनिट के 5 से 10 हजार क्वेश्चन अगर हम लगा लें तो उससे एक आदमी के अंदर और स्किल डेवलप हो जाती है? क्या आप इस बात को भी मानते हैं? जी सर, जैसा मैंने कहा कि मेंस में शॉर्ट नोट्स मंत्र है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाना मंत्र है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ते तो हम सभी हैं, और रिवीजन बहुत मायने रखता है प्रीलिम्स में, क्योंकि वो फैक्चुअल है, यूनिट्स कम है लेकिन फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए कोशिश करें कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, और जो जैसा मैंने बताया कि लॉजिक बहुत काम करता है। 60 से 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगभग सभी के सही हो जाते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं तो इतने क्वेश्चंस तो स्वाभाविक रूप से सही होंगे ही, लेकिन जो 10 से 15 क्वेश्चंस डिसाइडिंग होते हैं उसमें आपका लॉजिक और आपकी प्रैक्टिस काम करती है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है। आप आंसर मत देखिए, आप आंसर को छुपा लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर मैं 2010 में इस समय परीक्षा में बैठी होती तो मैं कितने आंसर सही करती। तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उसमें लॉजिक आप किस तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत मायने रखता है। इसे हम तुक्का नहीं कहेंगे, इसे हम लॉजिक कहेंगे, इंटेलिजेंट गेस। तो वो बहुत मायने रखता है। 75 क्वेश्चन लगभग मेरे भी सही हो जाते थे। मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करती थी प्रीलिम्स में। एक जो पहला राउंड होता था उसमें उन क्वेश्चंस को लगाती थी जो 100% मुझे आते थे और उनके गलत होने की संभावना नहीं होती थी, तो वो लगभग 65 क्वेश्चन हो जाते थे, 65 से 70। उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को लगाती थी जिसमें मैं आधी श्योर हूँ, 70% श्योर हूँ, लेकिन गलत होने की संभावना हो सकती है, तो वो भी सही होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो बाकी के प्रश्न होते हैं जो आपसे नहीं बन रहे, आप मान लीजिए वो किसी से नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने इतनी गहराई से पढ़ाई की है कि अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि नहीं बनेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो उन क्वेश्चंस में आप लॉजिक लगाइए, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 3 ऑप्शन गलत हैं और वो जो सही उत्तर है वो अपने आप उसमें झलक कर आ जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, ताकि आपको एक सही दिशा मिले, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस दिशा में आपको सिलेबस को कवर करना है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे अगर कवर करना है तो जरूरी है कि आप समझें कि किस दिशा में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस 25 के प्रीलिम्स में मुझे खुद देखने को मिले। तो आप कोशिश कीजिए कि जो नई योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। हर यूनिट के कई सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप ले आइए जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। धीरे धीरे आदत डेवलप होगी। पहले मैं भी एकदम 400 क्वेश्चंस नहीं लगाती थी, पहले 100 लगाए, फिर धीरे धीरे 200 लगाए, धीरे धीरे आदत बढ़ी, 300 तक पहुंची, 400 तक पहुंची। तो क्वेश्चंस लगाते रहिए। हर्षिता, जब कक्षा में हम रहा करते थे तब उस समय एक चीज़ जो है हम लगातार बोला करते थे आप लोगों से कि आप सिलेबस याद करिए। चाहे आप प्रीलिम्स का भी कंटेंट आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, मेंस का कंटेंट आपको याद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते थे कि आप सिलेबस याद करिए। तो क्या ऐसा लगता है कि जब हम सिविल सर्विस इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और कई मरतबा हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब सिलेबस पूछते हैं तो वही नहीं पता। लेकिन विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो सिलेबस से बनते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि हमको तैयारी के दौरान जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका एनालिसिस प्लस हमको सिलेबस जो है वो फिंगरप्रिंट पर होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है?
बिल्कुल सर, आपने भी हमें शुरुआत से यही बताया था कि पहले सिलेबस याद करो। जब पहली क्लास होती थी, कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता था, तो सबसे पहले हमसे कहा जाता था कि कल सिलेबस सुनूंगा मैं आपसे। तो बहुत जरूरी है कि आपको पहले समझ हो कि मुझे पढ़ना क्या है। आप तैयारी शुरू तो कर देंगे, लेकिन अगर आपको रणनीति नहीं पता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें कि मुझे आखिर क्या पढ़ना है। क्योंकि एमपीपीएससी पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं है क्योंकि वो समय लेती है, वो पंचवर्षीय योजना इसीलिए है क्योंकि हमारे पास कोई नियोजन नहीं है कि हमें शुरू कहाँ करना है। प्लान जो है हमारे बड़े डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं, इसलिए। तो सर मैं मानती हूँ कि सिलेबस का पहले गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसी से आपको समझ आएगा कि मुझे किस दिशा में पढ़ना है। न्यूज़पेपर में कई सारी न्यूज रहती हैं, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है, हमारे लिए कौन सी लाभदायक है, वो केवल सिलेबस से समझ आएगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कि 2020 के पहले का सिलेबस कुछ और हो, आप उसे पढ़ने बैठ जाएं, तो आपको सब नहीं पढ़ना है। हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, तो उसके लिए सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जनरली क्या होता है कि सिलेबस हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम जाते हैं और उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं। अब हमको ही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो हर्षिता ने एक बात और एक बार बहुत शानदार बताई थी कि बोले सर रिवीजन में बहुत इसका बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जब अगर मान लो हमारे पास अभी कॉपी किताब कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पर हमारी कुर्सी टेबल पर आराम से बैठे हुए हैं, हमको रिवीजन करना है, हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए उठा लिया कि भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा इनसे ये प्रश्न बन सकते हैं, ये कंटेंट है, तो रिवीजन का जो तरीका होता है बड़ा फास्ट हो जाता है ऐसी प्रोसेस में। अन्यथा आप लोग जब रिवीजन करते हो ना तो बहुत एक गलत तरीका होता है। कैसे? सारा का सारा जो है, जो आपको बिल्कुल आपका मजबूत पक्ष है उसको भी आप पढ़ते जाते हो और जो कमजोर है उसको भी आप वैसे ही पढ़ते हो। जनरली क्या है कि यदि हमारी पूरी बॉडी है, अगर सर दर्द हो रहा है तो बेटा सर दर्द की गोली ले, पूरी बॉडी का इलाज एक साथ मत कर। और ये तरीका कहाँ से आता है? जब आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को मैनेज करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तब। इसी के साथ अगर हम यहाँ से चले मेंस की तरफ, मुख्य परीक्षा एक विहंगम दृश्य है। चूंकि मैंने भी 4-4 बार जो है वो मेंस एग्जाम दिए हैं, 4-4 इंटरव्यू मैंने भी दिए हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में लगता है, जैसे तुमने कहा कि 60 नोट्स अगर हमारे पास नहीं हो तो अगले दिन हम क्या करेंगे हमको उसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर के छठे पेपर तक आपकी एक सटीक रणनीति क्या रही, एक मिनट के अंदर आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि आपने उसको कैसे जो है समराइज करके अपने आप को एक्सप्लेन किया। और लिखते तो सब हैं, जैसे हर्षिता के लिखने के लिए बाकी सब विद्यार्थी भी लिखते हैं, लेकिन वो असफल हो गए और इनका नाम सफलता की श्रेणी में आ गया। तो ऐसी क्या बातें होती होगी जो वो पीछे की तरफ रह गए और हम जो है आगे की तरफ हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि मेरा जो वीक पॉइंट है उसको मैं ज़्यादा समय दूं, क्योंकि मेरा कभी भी साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी मैंने 5 साल तक पढ़ा है, तो मुझे पता था कि वो मैं कवर कर लूंगी, कम समय में भी कवर कर लूंगी, और जो बेहतर है उसको तो और बेहतर करना ही है। लेकिन जहाँ हम कमजोर हैं हमको कहीं भी पीएचडी नहीं करना है। मैंने ये कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्योंकि कई बार मैं बीच में हर्षिता को रोक रहा हूँ, कई बार जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो इतना खोदने का प्रयास करते हैं जैसे उनको पीएचडी करना हो। हाँ, कंटिन्यू आगे। तो एक सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको हर पेपर क्वालिफाई करना है, ये बहुत जरूरी है। आप 5 पेपर में टॉप कर गए लेकिन एक पेपर में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो आपकी मेंस वहीं रुक जाएगी। 2021 में ऐसा हुआ भी हर्षिता, एथिक्स और अपना हिंदी के पेपर में बहुत सारे लगभग 39% डिसक्वालीफाई लोग हुए थे। तो हमारे सामने ऐसे उदाहरण है कि आप कई पेपर बहुत अच्छा कर लेते हैं, एक पेपर क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो मुझे पता था कि मेरा जो एक पेपर सबसे वीक है वो है पेपर 3, तो मैंने सबसे ज्यादा समय उसको दिया। आवश्यकता हुई तो उसके लिए अलग से मैंने पढ़ाई की, ज्यादा समय, ज्यादा टाइम, ज्यादा सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ मैंने पेपर 3 में सबसे पहले लगाया। इसके बाद जो मेरे दूसरे पेपर हैं उस पर तो जितनी मेहनत सभी करते हैं उतनी मैंने भी की। एक खास मैं उल्लेख करना चाहूंगी, एक गलती जो हम करते हैं, 4 पेपर जब खत्म हो जाते हैं तो लगता है मेंस ही खत्म हो गई। 5 और 6 की कभी प्रैक्टिस करने का ना तो समय देते हैं, ना हमारी कोई योजना होती है कि हमें उसे पढ़ना भी है। तो मैंने सबसे ज्यादा योगदान मेरा मेंस क्वालिफाई करने में उन 2 पेपर्स का रहा, क्योंकि मैं जब टेस्ट भी लगाती थी तो मुझे काफी अच्छे मार्क्स आते थे हिंदी और निबंध में, तो मैंने उस पर सबसे ज्यादा काम किया। हिंदी इसीलिए मायने रखता है क्योंकि जो बाकी 4 पेपर हैं उसमें एवरेज से ज्यादा मार्क्स सभी ले आते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये 2 पेपर डिसाइडिंग होते हैं। ये 2 पेपर आपकी रैंक डिसाइड करते हैं
हैं, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस किया कि मेरी हिंदी बेहतर हो। हिंदी बेहतर इसलिए क्योंकि बाकी 4 पेपर भी आप जिस मीडियम में लिख रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश पर पकड़ होना ज़रूरी है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी पर पकड़ होना ज़रूरी है। तो हिंदी पर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। निबंध की मेरी तैयारी बाकी अभ्यर्थियों से कुछ अलग इसलिए थी क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं थी निबंध की, मैं अपने ही वीडियो सुनती थी और उसी को बस अगले दिन पन्ने पर उकेर आती थी। तो कहीं ना कहीं उन 2 पेपर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शॉर्ट नोट्स का मैंने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आपके पास कई सारी बुक्स होंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। और जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आप इमेजिन कीजिए कि इतने में 200 से 300 पेजेस में आपके मेंस के सारे एक पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो कितनी जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये 2 चीजें हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि इस पर काम करें। जैसे मेंस में हर्षिता ने कहा कि सामान्यतः तो लोग पहला, दूसरा और तीसरा पेपर दे करके लगता है कि अब हमारा मेंस हो गया, लेकिन वास्तव में जो इथिक्स और उद्यमिता वाला पार्ट है, जो हिंदी वाला पार्ट है और जो निबंध वाला पार्ट है, जब बाकी लोगों को लगता है कि अब रेस्ट मोड में चले गए, ये उतनी ही ताकत से गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन मार्कशीट आएगी, जिस दिन मार्क्स आएंगे, हम ये मान करके चलते हैं कि निबंध में अबव 75 स्कोर होगा, निबंध और प्रारूप लेखन वाले में, और सामान्य हिंदी और व्याकरण में भी 170 प्लस का स्कोर पूरी उम्मीद के साथ। तो यहाँ से 30 और 60 मार्क्स की लीडिंग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी के लिए बस की बात यहाँ पर नहीं है। हर्षिता, एक बात और इसमें यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा इसमें कि जैसे कई बार क्या होता है, नोट्स का जो है वो जब विद्यार्थी तैयारी करता है तो अपने रूम पर जो है वो भंडार कर लेता है। तो मेरा भी एक जो साथी है डॉक्टर विनोद पाटीदार, वो एमडी पीडियाट्रिक में है, उसमें बच्चों के विशेषज्ञ हैं, एमडी किया हुआ उन्होंने। उनका एक कोटेशन ये चलता था कि एक बुक या एक नोट्स 10 बार पढ़ना है, 10 नोट्स को एक बार नहीं पढ़ना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं भी हर टॉपर का आप सुनेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही, सबकी यही रणनीति होती है, लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन। आप इतना बड़ा आसमान है, इतने नोट्स हैं कि आप आसमान को देखेंगे तो कभी पंख ही फैलाने की हिम्मत नहीं होगी। इतने नोट्स घर पर लेकर आ जाएंगे तो कहाँ शुरू करेंगे? तो मेरा यही सुझाव है कि सोर्सेस का चयन सोच समझ कर कीजिए। जब भी कोई बुक लीजिए, आप ये देखिए कि व्यक्तिगत रूप से आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। मेरा अक्सर ये होता था कि मुझे फॉन्ट अच्छे चाहिए बुक्स में, तो कोई ल्यूसेंट पढ़ते हैं लेकिन मुझे उसमें फॉन्ट छोटे लगते थे तो मैंने वो नहीं पढ़ा। तो ये मेरी व्यक्तिगत रणनीति है, हो सकता है आपको कुछ और पसंद आता हो। तो आप लंबे समय तक किस बुक के साथ टिके रह सकते हैं, आपको कभी वो चेंज करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए बहुत सोच समझकर जितना टाइम लगता है लीजिए, अच्छे सोर्स का चयन कीजिए, और एक बार जब आपने उसको चुन लिया है तो फिर भटकिए मत। क्योंकि लोग आएंगे, मेरे पास भी आते थे, कहते थे अब तो और नई बुक्स आ गई है मार्केट में, अब वो ले आइए, अरे इससे क्यों शॉर्ट नोट्स बना लिए, ये तो कम था, अरे पेपर तो कुछ और ही आ रहा है, तुम्हारे शॉर्ट नोट से तो आया नहीं। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आपने जो नोट्स का चयन किया है वो सही है। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो कोशिश कीजिए कि उसी में अपडेट करते चलिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहां से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन जब भी बुक का चयन कीजिए तो कोशिश ये कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्या जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो उसमें कवर किया जा रहा है या नहीं, जिस दिशा में सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वो उसमें कवर किए जा रहे हैं या नहीं, क्या आप व्यक्तिगत रूप से लंबे समय तक इस बुक को पढ़ सकते हैं या नहीं। और एक बार जब चयन कर लिया तो फिर भटकिए मत, दोबारा मत सोचिए। इसी घड़ी में मेंस में अभी जब मैं हर्षिता के साथ बैठा था तो मैंने एक हिंदी में एक प्रश्न देखा जो 2024 में सामान्य हिंदी और व्याकरण के अंतर्गत आया था, जहां पर उसने पूछा था कि करण कारक एवं उपादान कारक दोनों का उन्होंने सिंबल बताया से के आधार पर जो है आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों में आप क्या अंतर समझते हैं। तो मैंने हर्षिता से पूछा कि हर्षिता इसमें तो यहाँ पर उपादान की बजाय अपादान होना चाहिए क्योंकि उपादान तो कोई होता नहीं है। तब ऐसे समय उन्होंने ये कहा कि सर हमने जो है जो कारक पढ़े हैं और कारक जो पढ़े हैं उसमें हमको पता था कि हो सकता है कभी कभी बाई मिस्टेक उसमें वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाती है। ऐसे समय हम एग्जामिनेशन हॉल में बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। लेकिन आपने यदि बहुत बढ़िया और थॉरो वाली स्टडी अगर की है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जो है ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको दिक्कत आती है। क्या आपको उस प्रश्न में कोई ऐसी समस्या महसूस हुई कि उन्होंने ठीक है एग्जामिनर या जो प्रिंटिंग में उसमें अपादान की जगह उपादान आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपने उस प्रश्न को कैसे ट्रीट किया?
सर आपने जब मुझे बताया तब मैंने इतने गौर से उस पर विचार किया कि कई सारे विद्यार्थियों को हो सकता है उस समय समस्या हुई हो, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने गहन अध्ययन किया है, अगर हमें पता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन मेरा ध्यान इसी पर था कि ये जो क्वेश्चन है इसकी डिमांड ये है और मुझे इसका ये उत्तर लिखना है, तो मैं उसका सही उत्तर लिख कर आई थी। और अब मैंने इतना गौर किया कि उसमें उपादान की बजाय अपादान होना चाहिए था। तो इन सब चीजों से घबराइए नहीं। होता है एग्जाम हॉल में एंजाइटी होती है, और जब इस तरह की कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो एंजाइटी शायद और बढ़ जाती है, लेकिन वो एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, हर क्वेश्चन के अलग नंबर हैं, तो आप एक क्वेश्चन से घबराने की बजाय हर क्वेश्चन को अलग अलग रखिए। एक क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका पूरा परिश्रम, आपके पूरे 6 पेपर मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो छोटी छोटी बातों से घबराने की बजाय आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अनुसार आंसर लिखिए। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जैसे थ्योरी वाला जो टाइटल आप जब डेली पढ़ते थे, और उसमें जो एक आंसर राइटिंग वाला कि जब अगर अपन सेल्फ स्टडी के रूप में जब घर पर बैठे हैं, जब क्लास का कोर्स आपका फिनिश हो गया, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए आपने इथिक्स पढ़ा या उद्यमिता पढ़ा, तो क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लिखने का प्रैक्टिस अभ्यास करते थे क्या? जी सर, मुझे पूजा मैम ने कहा था, हम सभी को कहा था कि 17 मिनट का जो एक टारगेट होता है, 17 मिनट आप निकालिए, रोज आपने जो पढ़ा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप घर पर इतने अनुशासित हैं कि आप घर में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में नहीं लिख पा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैं घर पर 17 मिनट जरूर लिखती थी, जो मैंने पढ़ा है। मैं टाइम डिवाइड कर लेती थी कि 2 मार्कर मुझे 1 मिनट में करना है, 7 मार्कर मुझे 3 से 3.5 मिनट में कंप्लीट करने हैं, 10 मार्कर मुझे 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो उसी टाइम को लेकर मैं रोज जो पढ़ती थी वो घर पर लिखती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर पर नहीं लिख पाती थी, तो उस अनुशासन के लिए, उस कंसिस्टेंसी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला। मुझे अपनी कमियां पता लगी और उन कमियों को मैंने लगातार सुधारा। तो घर पर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं किन चीजों को भूल रही हूँ। उत्तर लिखते समय आपको समझ आता है कि ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, लेकिन लिखते वक्त मुझे ये फैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो लिखना बहुत जरूरी है। वो एक तरह से आपका घर पर स्वयं का अवलोकन है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। इसमें जब हम मेंस का एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो एक प्रश्न से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने पूछ लिया जो बिल्कुल हमको हवा ही नहीं लग रही है, या उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्या ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके एक क्वालिटी वाले विद्यार्थी को अपना टाइम खराब करना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसकी हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही ठीक है। कहीं उसको लिखकर मुझे लगता है कि कोई लाभ नहीं होगा, आपका समय ही जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होती है। अगर हमें 2 से 3 फैक्ट्स भी पता है तो हम उसे 7 मार्कर में लिख सकते हैं। तो वो इलेबोरेट करना आपको आना चाहिए, उसके लिए लेखन कौशल और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपने ही एक बार हमें क्लास में उदाहरण दिया था कि अगर कोई योजना पूछी जा रही है, आपको उस योजना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पर्यटन नीति पूछ ली, तो अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी है कि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये चलाई जा रही है, किस मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है, कब इसकी घोषणा की गई है, इसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य तो एक ही होगा पर्यटन नीति का, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस से होगा। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्वेश्चन आपको 1 से 2 मार्क्स की लीड दे दे और वो 1 से 2 मार्क्स आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करें और आपको पीछे भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इलेबोरेट करना हमें आता हो, लेकिन सिर्फ तब जब हमें उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता हो। एक प्रश्न इसमें और कि जब कई बार हम कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, कि कोई टाइटल एक जगह पढ़ लिया, उसी प्रकार का सेम पोर्शन अगर हमारे पास आगे भी है, तो क्या विद्यार्थियों को थोड़ा सा इस बात के लिए दिमाग लगाना चाहिए कि यार ये सेम प्रकार के टाइटल हैं, तो इनको अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा डिलीवर कर दे तो हमारे लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स सिलेबस में कई बार सेम भी हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी समान है, मेंस में भी समान है। हिस्ट्री हमने देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, एमपी है, इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और दोनों को कवर करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो ये कोशिश कीजिए कि जब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका उत्तर मेरा क्या होगा, और जब मेंस में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन
से पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। तो इससे कंसोलिडेटेड स्टडी जिसे हम कहते हैं, दोनों चीजें साथ में कवर हो, दोनों सिलेबस साथ में कवर हो। एक ही सिलेबस में एक टॉपिक 2 से 3 बार रिपीट भी हो जाता है कई बार, तो कोशिश कीजिए कि जब वो टॉपिक पढ़ें तो अलग से उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरह से बनाएं जैसे जो स्थानीय स्वशासन है वो पॉलिटी में भी आता है, वो सोशियोलॉजी में भी आता है, तो आप उसको अलग अलग बनाने की बजाय शॉर्ट नोट्स में इस तरह से बनाइए कि वो पॉलिटी का पोर्शन भी कवर कर ले, अनुच्छेद भी कवर कर ले, और सोशियोलॉजी, समाज को उससे क्या लाभ मिला, क्या विकास में उसको क्या लाभ मिला, वो भी कवर हो जाए। अब इसके हम तीसरे फेज में पहुंचते हैं, और तीसरा फेज का नाम है साक्षात्कार या इंटरव्यू। बेसिकली हर्षिता को मैं लगभग 3 साल से कक्षा कक्ष से जानता हूं, क्योंकि लगातार मैं संपर्क में रहा हूं। इन्होंने जो कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां थी स्कूलिंग लाइन से लेकर के कॉलेज तक की, उन बातों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस किया, और उसी का परिणाम था कि इंटरव्यू टॉपर बनी। मैं ये चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सिविल सेवा में आना चाहता है, जैसे आपने कहा कि मैंने 11वीं के बाद ये प्लान बनाया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, तो जो स्कूलिंग विद्यार्थी हैं या जो कॉलेज में जो अभी रनिंग में हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल कर रहे हैं, तो क्या आप उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिनसे आप ये कहें कि जो कक्षा कक्ष की जो अपने पेपरों के अलावा, जो पुस्तकों के अलावा जो गतिविधियाँ होती है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उसका इंटरव्यू पर कितना इम्पैक्ट है? बिल्कुल सर, जो इंटरव्यू है वो वास्तव में व्यक्तित्व परीक्षण है। आपका व्यक्तित्व प्रशासन के अनुकूल है या नहीं, आप में वो गुण है या नहीं, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने उत्तरों के प्रति ईमानदार हैं या नहीं, आप अपने डेफ के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं, बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों का। जो उत्तर आपको नहीं आते वो नहीं आते, उसमें सॉरी बोलना ही है, लेकिन जो उत्तर आपको आते हैं वो किस प्रकार से आप सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उससे मुझे कहीं ना कहीं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कला मिली, वक्तृत्व कला मिली। और मेरे साथ तो इंटरव्यू में मैंने चूंकि अभिरुचि में वक्तृत्व, अभिनय और मंच संचालन लिखा था, तो मुझे भाषण देने को भी कहा गया, तो मैंने भाषण भी दिया। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पहलू था जिसमें मैं अपने डेफ के साथ न्याय कर पाई। मैंने जो, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब मेंस क्वालिफाई हो गए, आप हॉबी पर विचार करते हैं, हॉबी क्या लिखें। कुछ लोग हॉबी लिखते हैं क्रिकेट खेलना, कुछ हॉबी कहते हैं कि सर आप बता दीजिए मैं हॉबी क्या लिखूं। भाई आपकी हॉबी जो है हम कैसे डिसाइड कर दें कि क्या, क्योंकि जवाब आपको देना है, जैसे हर्षिता का कहना है। कंटिन्यू। तो सर जब हमें ही नहीं पता होगा कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, तो हम उस व्यक्तित्व को दूसरों तक कैसे पहुंचा पाएंगे। और ये व्यक्तित्व मेंस क्वालिफाई होने के बाद नहीं गढ़ा जाता, ये गढ़ा जाता है जब आप इस समाज से जुड़ते हैं। तो मेरा वो व्यक्तित्व बचपन से मैंने उसे निखारने पर प्रयास किया। वो 1-2 महीने का परिणाम नहीं था, मैं लगातार स्टूडेंट लाइफ में काफी एक्टिव रही। जो ग्रेजुएशन का समय है वो मैंने पूरा अपना बेस बनाने पर दिया, अपने किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा अनुभव ले सकती हूँ, लोगों से जुड़ सकती हूँ, मंच संचालन हो या भाषण देना हो, मैं लगातार हर प्रतियोगिता में भाग लेती रही। और मुझे नहीं लगता कि वो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, वो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग बनाता है। और यही कारण था कि मैंने इसी पर काम किया, और मेरी कोशिश यही रही कि जो भी मैं उत्तर दूं वो सटीक हो, स्पष्ट हो, कंसाइज हो। अपना जेस्चर मैंने ठीक किया। कई सारी कमियां होती हैं, मॉक इंटरव्यू इसीलिए देते हैं, वो प्रैक्टिस है, कई सारी कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों में सुधार करना बहुत आवश्यक है। और आपको किन सुझावों को लेना है, किन सुझावों को नहीं लेना है, ये निर्णय केवल आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सब्जेक्टिव है। किसी के लिए वो सकारात्मक है, किसी के लिए नकारात्मक है। कोई उसमें बहुत अच्छा ही देख लेगा, कोई बहुत नकारात्मकता देख लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मुझे परिवर्तन नहीं करना है, ये मेरी वीकनेस है, इसमें मुझे सुधार करना है। तो स्वयं का अवलोकन आप स्वयं कीजिए, अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए। ये मुझे लगता है कि डिमांड है उस चीज। ये तीनों ही फेस की, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे साक्षात्कार के दौर में एक नेचुरल तरीके से कैसे एग्ज़ाम को बहुत शानदार तरीके से फाइट किया जा सकता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में किया जा सकता है। अपना एक टारगेट फिक्स था कि मुझे 3 साल का समय जो है वो देना है। सेकेंड ईयर से इन्होंने तैयारी करना चालू कर दी थी, और फाइनल ईयर होने के बाद में जब जैसे ही एमए की तरफ रवाना हुए, उसी के साथ साथ में रिजल्ट इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो एग्ज़ाम IIT इंस्टीट्यूट की तरफ से हर्षिता को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अब आगे अपनी फील्ड में अच्छा नाम रोशन करें, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।